India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा, बंगाल में कानून का राज पूरी तरह फेल। निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की। कहा, जांच का सामना कर रहे व्यक्ति को बचाने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के दोष सिद्ध और सजा के आदेश पर लगाई गई रोक। छात्र कार्यकर्ताओं के कथित अवैध हिरासत मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की चेतावनी दी। कहा, आरोप गंभीर हैं, पुलिस पर भरोसा नहीं। पीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारियों पर प्रताड़ना के हैं गंभीर आरोप। मद्रास हाई कोर्ट ने बेटी से रेप के दोषी को फांसी की उम्र कैद में बदला। कहा, आजीवन कारावास, फांसी से ज्यादा स्थायी सजा। दोषी ने 14 साल की बेटी से 20 बार से ज्यादा दुष्कर्म किया था। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. आईपैक कार्यालय पर छापेमारी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज तोड़ा जा रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल है। एसजी ने बताया कि ये मामला 2700 करोड़ रुपए की अवैध कोयला तस्करी से जुड़ा है। ईडी ने 8 जनवरी को प्रतीक जैन समेत 10 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए। इसी दौरान राज्य पुलिस मौके पर पहुंची और ईडी अधिकारियों से लोकल पुलिस को जानकारी देने को कहा। डीसीपी प्रियव्रत राय ने बिना इजाजत घर में घुसने की शिकायत बताई, जिसके बाद ईडी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एसजी ने कोर्ट को बताया कि दोपहर करीब 12:40 पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ परिसर में पहुंची। पुलिस ने ईडी द्वारा जुटाए गए दस्तावेज ले लिए, कंप्यूटर का बैकअप बीच में ही रोक दिया और सीसीटीवी स्टोरेज डिवाइस भी जब्त कर लिए। आईपैक कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी ले लिए गए। एसजी का आरोप है कि जिस व्यक्ति की जांच चल रही थी उसे इस तरह बचाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में हुआ हंगामा पार्टी के ग्रुप के जरिए आयोजित किया गया था। ईडी ने पहले हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। एसजी ने 2019 की घटनाओं का भी जिक्र किया। तब सीबीआई टीम को तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से मिलने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। मुख्यमंत्री सीबीआई के रीजनल ऑफिस पहुंच गई थी और ज्वाइंट डायरेक्टर के घर पर भीड़ भेज दी गई थी। एसजी ने ममता बनर्जी के धरने की तस्वीर भी दिखाई, जिसमें पुलिस अधिकारी उनके साथ बैठे थे। आईपैक रेड के दौरान डीजीपी की मौजूदगी पर सवाल उठने पर एफिडेविट में कहा गया कि वो जी कैटेगरी सुरक्षा के कारण गए थे। एसजी ने कहा कि डीजीपी मुख्यमंत्री के पर्सनल पीएसओ की तरह व्यवहार कर रहे थे। मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद कार्यक्रम में चली गई, लेकिन डीजीपी उनके लौटने तक वहीं रुके रहे। एसजी ने दलील दी कि जब राजनीतिक कार्यपालिका जांच में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करे तो कानून का राज खत्म हो जाता है। कोर्ट ने पूछा कि इस केस में पीड़ित कौन है, तो एसजी ने कहा कि ईडी अधिकारी खुद पीड़ित हैं। उन पर 4 एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें से 2 मुख्यमंत्री की ओर से हैं। ईडी ने अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। एसजी ने सीबीआई से जांच की मांग करते हुए कहा कि ईडी खुद एफआईआर का सामना कर रही है। ऐसे में वो बंगाल पुलिस से मुख्यमंत्री की जांच नहीं करवा सकती। दस्तावेज छीन लिए गए और सबूत मिटाने की कोशिश हुई, इसलिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच जरूरी है। ईडी का स्पष्ट आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस अधिकारियों ने आईपैक कार्यालय पर छापेमारी के दौरान जांच में बाधा डाली।
राज्य पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी। ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराना आवश्यक है। अगली सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 के एक मामले में पुलिस अधिकारी के खिलाफ चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पाया कि 35 साल बीत जाने के बाद भी अभियोजन पक्ष का एक भी गवाह पेश नहीं किया गया। कैलाश चंद्र कापड़ी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल की कार्यवाही रद्द करने या रोकने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 3 दशक से अधिक की देरी हो चुकी है और केवल इसी आधार पर वो कार्यवाही रद्द करने का मन बना रही है। कोर्ट ने कहा, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, खासकर ये कि लगभग 35 साल बीत चुके हैं, हम केवल इसी आधार पर कार्यवाही रद्द करने के इच्छुक हैं। हालांकि पीठ ने अंतिम आदेश देने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष सुनना जरूरी समझा, इसलिए कोर्ट ने राज्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये मामला 1989 में जीआरपी रामबाग पुलिस स्टेशन प्रयागराज में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। याचिकाकर्ता जो एक पुलिस अधिकारी हैं पर मुकदमा चल रहा है। शुरुआत में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है। बाकी 2 सह आरोपियों को बरी कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष कोई गवाह पेश नहीं कर सका। इसके बावजूद याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला प्रयागराज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे की अदालत में 35 साल से लंबित था। याचिकाकर्ता ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा रद्द करने या रोकने की मांग की थी। हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि दशकों बीत जाने के बावजूद अभियोजन पक्ष के सबूत न होने के कारण ट्रायल बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा। मामले के तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को हत्याकांड के मामले में राहत मिली है। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी ठहराए जाने के हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतिम रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट में निचली अदालत के उन्हें बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की और अमित जोगी की दोष सिद्धि को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य दोष सिद्धि को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त थे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत दी और इस सिद्धांत को दोहराया कि आपराधिक दोष सिद्धि ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए, न कि अनुमान या संदेह पर। दरअसल एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी ठहराए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने हत्याकांड के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए अमित जोगी को दोषी माना और अमित जोगी को दोषी करार देते हुए 2 अप्रैल को दिए गए आदेश में उन्हें हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था। साल 2003 में एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की हत्या के मामले में 2007 में निचली अदालत ने 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन सबूतों का अभाव बताते हुए अमित जोगी को बरी कर दिया गया था। मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर कानव भाटिया। बताइए कानव, क्या कुछ जानकारी है इस केस से जुड़ी हुई? आज सुप्रीम कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिली इन द केस ऑफ अमित जोगी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के, जो रामावतार मर्डर केस से रिलेटेड है। सबसे पहले आज कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट ने क्लियर ऑब्जर्व किया है कि क्रिमिनल कन्विक्शन को सस्टेन करने के लिए प्रोसिक्यूशन को अपना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना जरूरी होता है। कोर्ट ने स्पेशली इम्फेस किया कि अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड हो तो एक कंप्लीट और अनब्रोकन चेन होनी चाहिए जो क्लियरली अक्यूज के गिल्ट को एस्टैब्लिश करे बिना किसी डाउट के। इस केस में कोर्ट ने ये पाया कि जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने प्रेजेंट किया है उसके अंदर काफी इनकंसिस्टेंसीज हैं और प्रॉपर कोरोबोरेशन भी नहीं है। एक क्लियर चेन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही। इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे किसी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता।
और इसी रीजनिंग के साथ कोर्ट ने अमित जोगी की कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया और उन्हें रिलीफ ग्रांट कर दिया। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि 2003 का जब राम अवतार जग्गी एक पॉलिटिकल लीडर थे, उनका बिलासपुर में मर्डर हुआ। इस केस में जो अमित जोगी हैं उन पे कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया गया और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट भी कर दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस को दोबारा एनालाइज करते हुए ये कंक्लूड किया कि प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पर प्रूव नहीं कर पाया। इसमें कोर्ट ने एक बार फिर रिअफर्म किया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को मिलना चाहिए जब एविडेंस क्लियर और कन्विंसिंग ना हो। तो ओवरऑल आज सुप्रीम कोर्ट का मैसेज सिंपल था, स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस एनफ नहीं है, सॉलिड प्रूफ भी होना चाहिए। जी कान्हा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी केस से जुड़ी साझा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट 1895 के तहत दी गई संपत्तियों पर किराया नियंत्रण कानून लागू नहीं होते। ऐसे मामलों में पक्षों के अधिकार सिर्फ लीज या अनुदान की शर्तें से तय होंगे। इसी आधार पर कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें भारत सरकार को किराया न चुकाने पर बेदखल करने का निर्देश था। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि अगर लीज डीड में किराया न देने पर बेदखली का स्पष्ट प्रावधान नहीं है तो केवल इस आधार पर कब्जा खाली नहीं कराया जा सकता। मामले का विवरण, ये मामला नई दिल्ली के सुजान सिंह पार्क स्थित आवासीय परिसरों से जुड़ा है। यहाँ भारत सरकार लीज व्यवस्था के तहत कई फ्लैट, सर्वेंट क्वार्टर और गैरेज का इस्तेमाल कर रही थी। संपत्ति के मालिक एस शोभा सिंह एंड प्राइवेट सन्स लिमिटेड ने आरोप लगाया कि 1989 से 1991 के बीच किराया नहीं दिया गया। इसी आधार पर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत बेदखली की कार्यवाही शुरू की गई थी। निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ बेदखली का आदेश दिया था। इसके खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अदालत ने कहा कि यह सामान्य मकान मालिक किराएदार संबंध का मामला नहीं है बल्कि सरकारी अनुदान का है। गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट की धारा 3 के तहत अनुदान की शर्तें अन्य सभी कानूनों पर प्रभावी होती हैं। इसलिए दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट जैसी किराया कानून यहाँ लागू नहीं होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मकान मालिक का अधिकार केवल बकाया किराया वसूलने तक सीमित है जब तक कि लीज में बेदखली का स्पष्ट प्रावधान न हो। किराया न देना अपने आप बेदखली का आधार नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों और दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को सामान्य किराएदारी विवाद मानकर गलती की। उन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट के प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया जबकि ये कानून बाकी सभी कानूनों पर प्राथमिकता रखता है। अदालत ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए बेदखली की कार्यवाही को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक बकाया किराया वसूलने के लिए अलग कानूनी उपाय अपना सकता है लेकिन सिर्फ किराया न देने पर बेदखली नहीं कराई जा सकती। इस फैसले से स्पष्ट हो गया कि सरकारी अनुदान से मिली संपत्तियों पर किराया नियंत्रण कानून लागू नहीं होते और ऐसे मामलों में लीज की शर्तें ही सर्वोपरि हैं। कोर्ट से जुड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक निजी स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि स्कूल प्रबंधन ने बकाया राशि का भुगतान न करने पर सरफेसी एक्ट के तहत कार्यवाही में बार बार बाधा डाली। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 1 मई 2026 से स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रबंधन ने बार बार लोन चुकाने में चूक की और अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की। ये कानून के शासन के प्रति घोर उदासीनता दिखाता है। कोर्ट ने सुरक्षित लेनदार को स्कूल परिसर का कब्जा लेने के लिए स्थानीय पुलिस की मदद लेने की छूट दी। पीठ ने साफ किया कि सुरक्षित लेनदार के कब्जा लेने के अधिकार को बलपूर्वक या अवैध कब्जे से रोका नहीं जा सकता। वैध वसूली कार्यवाही में शारीरिक प्रतिरोध को अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा, चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित बाधा के कारण सुरक्षित लेनदार खरीदार खोजने में विफल रहा है, हम सुरक्षित लेनदार को कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय थाना प्रभारी से संपर्क करने की छूट देते हैं ताकि सुरक्षित संपत्ति यानी स्कूल की इमारत और आसपास का शांतिपूर्ण और खाली कब्जा प्राप्त करने में पर्याप्त मदद, समर्थन और सहयोग मिल सके। ये विवाद तब शुरू हुआ जब ऋणदाता ने सरफेसी एक्ट के तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि वसूली के लिए मांग नोटिस जारी किया। कर्जदार द्वारा भुगतान न करने पर वसूली की कार्यवाही शुरू की गई जिसमें चैतन्य पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की संपत्ति पर कब्जा लेने के कदम भी शामिल थे। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने अदालतों से बार बार समय मांगा और भुगतान का वादा किया लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि बकाया राशि चुकाने के बाद बार बार तोड़ना न्यायिक कार्यवाही के प्रति सम्मान की कमी दिखाता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चेतावनी दी है कि वो पिछले महीने छात्रों और कार्यकर्ताओं की कथित अवैध हिरासत और प्रताड़ना के मामले में सीबीआई जांच का आदेश देगा। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर दुदेजा की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा सीलबंद लिफाफे में दी गई रिपोर्ट देखी और उस पर असंतोष जताया। पीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारियों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप हैं और अब तक पुलिस का आचरण भरोसा नहीं जगाता। हम इसे जाने नहीं देंगे। हम अब जांच सीबीआई को सौंप सकते हैं। हम लगभग वहीं पहुंच रहे हैं। या तो आप बताएं कि कार्रवाई हुई है या हम कार्रवाई करेंगे। हम कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे, लेकिन हम कहेंगे कि आरोप गंभीर है और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। आप हमें ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। हम कहेंगे कि हमें जांच के लिए आप पर भरोसा नहीं, ये पीठ ने टिप्पणी की है। पीठ मार्च 2026 में छात्रों की कथित हिरासत से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पुलिस का तर्क था कि छात्रों और कार्यकर्ताओं की जांच एक महिला के कथित लापता होने और माओवादी विचारधाराओं का समर्थन करने के लिए हो रही थी। पुलिस ने कहा कि छात्रों को पूछताछ के लिए ले जाया गया और उसी दिन छोड़ दिया गया। अगले दिन लापता लड़की मिल गई और छात्र स्वेच्छा से जांच में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाने, प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न और अवैध जब्ती के आरोप झूठे, मनगढ़ंत और किसी भी ठोस विवरण से रहित है। हाईकोर्ट ने पहले उन इलाकों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था जहां से छात्रों को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट को बताया गया कि 2 जगहों के सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। आज दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कार्यालय जहां छात्रों को ले जाया गया था, उसके सीसीटीवी कैमरों की स्थिति पर सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पेश की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने छात्रों का पक्ष रखते हुए पुलिस के आचरण पर सख्ती और स्पेशल सेल के सीसीटीवी फुटेज को जरूरी बताया ताकि हिरासत की अवधि पता चले। दिल्ली पुलिस के वकील संजीव भंडारी ने प्रताड़ना, धमकी और मेडिकल जांच में दबाव के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकारी के आदेश से एफआईआर साझा नहीं की गई और जांच गंभीरता से वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में होगी। पीठ सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट से असंतुष्ट रही और पूरी केस फाइल तलब की। अगली सुनवाई 19 मई दोपहर 2:30 बजे होगी। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने अपनी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश और न्यायमूर्ति के रामाकृष्णन की खंडपीठ ने कहा कि फांसी की अंतिमता से कहीं ज्यादा स्थायी प्रतिशोध का उपाय मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास है। 7 अप्रैल के आदेश में कोर्ट ने माना कि दोषी को जिंदा रखकर अपनी अंतरात्मा से आजीवन संवाद करने देना फांसी से बेहतर न्याय है। कोर्ट ने साफ किया कि दोषी समय से पहले रिहाई, माफी या आगे सजा कम करने का पात्र नहीं होगा और मौत तक जेल में रहेगा। क्या है मामला, जानेंगे। मुरुगन अपनी 14 साल की जैविक बेटी के बार यौन उत्पीड़न के मामले में एकमात्र आरोपी था। अभियोजन ने साबित किया कि मुरुगन ने पत्नी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर पीड़िता की कमजोरी और अकेलेपन का शोषण किया। पीड़िता ने बताया कि 20 से अधिक बार उसका यौन शोषण हुआ। मामला तब सामने आया जब मां ने बेटी में शारीरिक बदलाव देखे और 5 फरवरी 2025 को मेडिकल जांच कराई। जांच में लड़की करीब 5 महीने की गर्भवती मिली। कानूनी औपचारिकताओं के बाद पीड़िता का गर्भपात कराया गया। डीएनए जांच में मुरुगन को भ्रूण का जैविक पिता पाया गया। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने 5 जनवरी 2026 को मुरुगन को धारा 6 के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न का दोषी मानकर मौत की सजा सुनाई थी। ट्रायल जज ने कहा था कि जैविक पिता होने के नाते आरोपी ने 14 साल की बेटी पर 20 से ज्यादा बार यौन हमला कर विश्वास का घिनौना उल्लंघन किया, जिससे वो गर्भवती हुई। कोर्ट ने यह भी माना कि मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि अतिरिक्त शारीरिक क्रूरता के सबूत नहीं थे। बेंच ने कहा कि यौन हमले घिनौने थे, लेकिन पीड़िता को यौन कृत्यों के अलावा पीटने या हमला करने का कोई सबूत नहीं मिला। हाईकोर्ट ने मूल ट्रायल में खामियां भी पाई और कहा कि ट्रायल जज भावना और अपराध की भयावहता से प्रभावित थे। राज्य ये साबित नहीं कर सका कि दोषी में सुधार की संभावना नहीं है, जो मौत की सजा के लिए जरूरी है। दोष सिद्धि बरकरार रखते हुए सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर और डिप्टी कमिश्नर शुभा कल्याण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी है। दोनों पर पिछले साल तुमकुर में हुए कबड्डी मुकाबले के दौरान 500 रुपए की शर्त लगाने का आरोप है। न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने 44वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवन शिव कुमार द्वारा 21 अप्रैल को पारित आदेश पर रोक लगाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक परमेश्वर और कल्याण ने तुमकुर में हुए एक कबड्डी प्रतियोगिता में दक्षिण कन्नड़ जिला टीम के खिलाफ 500 रुपए की शर्त लगाई थी। दक्षिण कन्नड़ जिला टीम के मैच जीतने के बाद मंत्री जी परमेश्वर ने मीडिया को सार्वजनिक बयान में शर्त हारने की बात बताई थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते हुए कहा, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित प्राधिकारी या सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं है, क्योंकि कथित अपराध परमेश्वर और कल्याण के आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं थे। हाईकोर्ट का आदेश, गृह मंत्री और डिप्टी कमिश्नर की ओर से इस आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के 21 अप्रैल के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस आदेश से फिलहाल जी परमेश्वर और शुभा कल्याण के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। मामले की आगे सुनवाई बाकी है। इस मामले में मुख्य सवाल यह है कि क्या एक सार्वजनिक कार्यक्रम में लगाई गई छोटी शर्त आपराधिक मामला बनती है और क्या इसके लिए मंत्री के खिलाफ एफआईआर का आदेश सही था। हाईकोर्ट अब इस पर विस्तार से विचार करेगा। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि एनआईए की अरेस्ट की शक्तियां क्या हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने मोहम्मद मुबारक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू उठाया गया है। इस केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 को चैलेंज किया गया है। ये प्रोविज़न सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो सुओ मोटो किसी कैट्यूड ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ट्रांसफ़र कर सकता है बिना स्टेट गवर्नमेंट की रेफरेंस के। मतलब यहाँ एक एक्सेप्शन क्रिएट होता है जहाँ सेंटर डायरेक्टली एनआईए को एक्टिवेट कर सकता है। अगर अरेस्ट पावर की बात करें तो एनआईए ऑफिसर्स को पुलिस ऑफिसर्स के बराबर पावर दी गई है और उनका जुरिस्डिक्शन पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है। इसके तहत वो स्कैट्यूड ऑफेंसेस में बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं। पिटिशनर का कहना है कि ये प्रोविज़न इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। संविधान के मुताबिक पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टैंडर्ड का इस तरीके से सुओ मोटो इंटरवीन करना स्टेट की पावर को डायल्यूट करता है। अब कोर्ट इस बात को एग्जामिन कर रहा है कि क्या एनआईए ऑफिसर्स को दी गई ये वाइड अरेस्ट पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर जस्टिफाइड है या नहीं। इस मामले में कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। फिलहाल कोर्ट साउंड अप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.